जय हिंद। आज हम लोग वर्ण का मास्टर क्लास पढ़ेंगे, जिसमें वर्ण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे उसकी परिभाषाएं हो या उसका उदाहरण हो, कुछ प्रमुख तथ्य हो, इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। व्याकरण यहीं से स्टार्ट होता है, वर्णमाला से। उसके बाद में वर्ण की चर्चा करेंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि किसी भाषा के सभी स्वरों और व्यंजनों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के स्वरों और व्यंजनों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सरल शब्दों में इसको याद करने के लिए है कि भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों अक्षरों के क्रमबद्ध संग्रह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें कुछ तथ्य है, इसका ध्यान रखना है। हिंदी वर्णमाला में समानतः 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन माने जाते हैं। कितने व्यंजन माने जाते हैं? 33 व्यंजन माने जाते हैं। संयोगी छ, त्र और ज्ञ को संयुक्त व्यंजन माना जाता है। क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। स्वर की संख्या 11 है, जिसमें इसको नोट कर सकते हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षो, दीर्घो, री, ए, ओ, और आगे देखेंगे लास्ट में 11 यहां अ तक है, और जैसे बात आएगी अंग और अ की, तो यह स्वर नहीं रहेगा। यहां पर क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। व्यंजन की बात करेंगे तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यह सब क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। अंतस्थ के अंतर्गत आता है य, र, ल, व, और उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आएगा तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। क्लियर है यहां तक? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं संयोगी छ, त्र और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के कुछ उदाहरण ले लेंगे कि हाँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि इकाई, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब भाषा की वह छोटी इकाई जिसका और भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सरल शब्दों में इसको याद करने के लिए, जिस ध्वनि या अक्षरों को और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं, क्योंकि यह सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जैसे अ, क, ग, म, र आदि सभी क्या है? वर्ण है। यह सब क्या है? वर्ण है। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं वर्णों के प्रकार के बारे में। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी व्याकरण में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बारी बारी से इसकी परिभाषा को देखेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे बताए हैं, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई। इसी प्रकार से व्यंजन की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, किसकी सहायता से होता है? स्वर की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहां तक क्लियर है? जैसे देखेंगे यहां पर क लिखा हुआ है, तो जब इसको टुकड़ा करेंगे तो क में हलंत हो जाएगा और इसमें अ की ध्वनि आ जाएगी। किसकी ध्वनि आएगी? अ की ध्वनि
आ जाएगी। उसी प्रकार से जितने भी व्यंजन हैं सभी में अ की ध्वनि आती है, जैसे क, ख, अकार ध्वनि आ रही है। ठीक है, अब देखेंगे व्यंजन 33 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें भी इससे पहले स्लाइड में हम लोग पढ़े थे अंतस्य और उष्ण के बारे में, हालांकि इसको हम पूरी विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर हल्का सा समझाने के लिए दे दिया गया है कि व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत कि हिंदी वर्णमाला में समानतः 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। संयोगी 6 तरह ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब आगे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। स्वर स्वयं को बोलते हैं, मतलब खुद को बोला जाता है, और व्यंजन स्वर के साथ बोलते हैं, मतलब स्वर जो होता है उसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि व्यंजन में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि अ है, अकेले बोला जा सकता है, यह क्या है, स्वर है। लेकिन क है तो क का स्पष्ट उच्चारण करने के लिए अ की सहायता लेनी पड़ती है। क का उच्चारण करने के लिए अ की सहायता लेनी पड़ती है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार के बारे में देखेंगे। हिंदी व्याकरण में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक हो जाएगा हर्ष स्वर, दूसरा का दीर्घ स्वर और तीसरा का प्लुत स्वर। प्रत्येक पॉइंट को एकदम विस्तार से समझेंगे, सभी का उदाहरण लेंगे, इसके कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में समझेंगे। क्लियर? हर्ष स्वर के अंतर्गत देखेंगे कि अ, छोटी ई, छोटी उ और री, मतलब इसमें हर स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा जिन स्वरों का उच्चारण अल्प समय में होता है, मतलब कम से कम समय में होता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। वही दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो जिन स्वरों का उच्चारण हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, उच्चारण करने में दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका परिभाषा देखेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण अधिक समय तक होता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, अर्थात हर्ष से दुगुना समय लगता है। जैसे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, ओ और औ। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखेंगे जैसे कि इससे एक एक शब्द बनाया गया है। आ से आम, बड़ी ई से ईंख, बड़ी ऊ से ऊन और ए से एक। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे प्लुत स्वर के अंतर्गत। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर प्लुत स्वर का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 3 गुना समय लगता है। वे स्वर जिनका उच्चारण 3 मात्रा तक खींच कर किया जाता है उसे प्लुत स्वर। इसका उपयोग मुख्यतः वैदिक भाषा में प्रयुक्त होता है, मतलब 3 बार, जैसे कि ओम लिखना है तो इस प्रकार से ओम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओम लिखेंगे। यह हो गया, मतलब 3 मात्रा तक इसको खींच कर उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर एक बार और ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं इसको कि या नहीं है, अ है, ठीक है, अ, छोटी ओ और री, हर्ष छोटे प्यारे, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ और दीर्घ हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हिंदी व्याकरण में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में देखेंगे स्पर्श व्यंजन, 2 नंबर में अंतस्थ व्यंजन, 3 नंबर में ऊष्म व्यंजन और 4 नंबर में संयुक्त व्यंजन। क्लियर है? चारों का विस्तारित रूप से
सभी का परिभाषा, सभी का उदाहरण और इसके प्रमुख तथ्य और इसके कुछ ट्रिक से आसान से शब्दों में याद करने के लिए देखें। चलिए अब देखेंगे स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, इसी को हम लोग स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। इसका परिभाषा देखेंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन करते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो यह स्पर्श व्यंजन था इसके उच्चारण स्थान, किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। वही च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा मतलब कठोर तालु और त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत हो जाएगा, दंत, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओठ हो जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो यह उच्चारण स्थान याद कर लेना है, यह एग्जाम में आता ही आता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसके बाद में अंतस व्यंजन के बारे में। इसका परिभाषा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होता है, स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होता है, उसे क्या कहेंगे? अंतस व्यंजन। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है, य, र, ल और व। अब देखेंगे अंतस व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में। तो यह जो है तालु से होगा। क्या से होगा? तालु से। जीभ का मध्य भाग ऊपरी तालु को स्पर्श करता है। और र क्या होगा? मूर्धा से होगा, मतलब जीभ की नोक ऊपर उठकर मूर्धा कठोर तालु को छूती है। और ल का उच्चारण स्थान दंत होगा, मतलब जीभ की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है। और वह क्या हो जाएगा? दांत और ओठ। ऊपरी दांत और निचले होठ के बीच से उच्चारण होता है व का। क्लियर? चलिए यहां पर देखेंगे य, र, ल, व 4 अंतंश व्यंजन हैं और इस व्यंजन का उच्चारण स्थान यहां तक देख लिए। अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि उसमें व्यंजन, इसका परिभाषा, इसका उच्चारण स्थान। क्लियर? और कौन कौन से वर्ण उसमें व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा वायु के घर्षण से ध्वनि उत्पन्न होती है, वायु के घर्षण क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है, उसे उसमें व्यंजन कहते हैं। जैसे तलावे स, मूर्धन्य स, दंते स और ह। इस सब में क्या निकल रहा है? मुंह से निकलने वाली वायु घर्षण से ध्वनि पैदा कर रहा है, स। इस हिसाब से देखिए उसमें व्यंजनों का उच्चारण स्थान, मतलब तलावे स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। मतलब जीभ का ऊपरी भाग तालु को स्पर्श के निकट लाता है और वायु के घर्षण से ध्वनि बनाता है। वही मूर्धन्य स का मूर्धा हो जाएगा, मतलब जीभ की नोक ऊपर उठकर मूर्धा कठोर तालु के पास आती है और वायु के घर्षण से ध्वनि निकालती है। दंत स का हो जाएगा दांत, जीभ का अग्रभाग ऊपर के दांतों के पास आता है और वायु के घर्षण से ध्वनि बनाता है। वही ह जो होता है इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। वायु कंठ मतलब गले से बिना किसी रोक के
निकलती और घर्षण से ध्वनि बनाती है, मतलब घर्षण से ध्वनि निकालती है। जैसे ह कहीं नहीं रुकता है, लेकिन हवा के द्वारा ह कहा जाता है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह लास्ट है इस वीडियो का संयुक्त व्यंजन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त व्यंजन जानना जरूरी है और इसका उच्चारण स्थान तो और भी जानना जरूरी है। देखिए, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयोगी छ, त्र और ज। संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण स्थान की बात करें तो संयोगी छ में कंठ और मृदा का उच्चारण हुआ, वही त्र में मूर्धा और दंत का उच्चारण है, और ज्ञ में तालु और मूर्धा का उच्चारण। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? इसके बाद में इससे आगे की टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,